नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक करते हैं कि चुनावी माहौल गरमाने में अब एनडीए आगे है। लेकिन एनडीए के घटक दल अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसके मायने क्या है? और विपक्ष यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो किस तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे, साथ या अलग अलग, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे खास मेहमानों के साथ हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ यूपी, अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और रोहन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत रोहन सिंह जी आपसे करते हैं कि भाई इस वक्त जो एनडीए के घटक दल हैं वो साफ साफ बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि उनकी क्या इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस मामले में कि अभी कुछ भी अधिकृत रूप से साफ नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव में सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, क्या उससे इंडिया गठबंधन को समझ में आ रहा है तस्वीर किस तरह की निकल के आ रही है? मैम, हम लोग कभी जब आने वाले समय में पलट के इस वक्त को देखेंगे तो एक चीज महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में ठेकेदार व्यवस्था लागू कर दी। ठेकेदार व्यवस्था ऐसे हो गई कि राजभर जी राजभर वोटों के ठेकेदार हो गए, संजय निषाद जी निषाद वोटों के ठेकेदार हो गए। ये जो वोटों के ठेकेदार इन ब्लॉक, इन लोग मतलब पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन की भी एक टेक्निक है ये। लेकिन हुआ क्या इससे कि पंचायत चुनावों में पिछली बार का जिस तरह से इनका प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा रहा नहीं है। और पूर्वांचल की जमीन में जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में पोलिंग हुई है, इवन दैट इज वेरी डिफरेंट। तो मेरी नज़र में तो मुझे ऐसा लगता है कि संजय निषाद जी हो चाहे राजभर जी हो, ये सारे लोग मतलब दे आर जस्ट थ्रोइंग देयर फर्स्ट कार्ड्स अभी बार्गेन करने के लिए। रही बात इंडिया गठबंधन की, हम हमारा दल समाजवादी पार्टी, हम सारे लोग ये पहले एक सेम पेज पर हैं। शुरू से हम लोग एक मकसद के साथ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का मकसद सत्ता हासिल नहीं करना, हम लोग का मकसद देश बचाने का, संविधान बचाने का, सामाजिक न्याय आपके आसपास बहुत प्राकृतिक माहौल में आप हैं, इसलिए आवाज भी आ रही है जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी। मैं आपके पास वापस आऊंगी, तब तक अंकुर सक्सेना जी, क्या है, कितने लोग अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं पंचायत चुनाव में? आप भी अलग चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग एनडीए के एक घटक दल हैं और किसी भी तरीके के चुनाव में जो नीति निर्णय का फैसला होता है वो किसी भी राजनीतिक दल के केंद्रीय नेतृत्व का होता है। हमारे यहाँ आज मथुरा में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन चल रहा है, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और जो भी निर्णय होगा तो निश्चित रूप से आपको अवगत कराया जाएगा। चूंकि हम लोग एनडीए के घटक दल है तो आप ये मान के चलिए एनडीए के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक घटक दल है और राष्ट्रीय लोकदल भी एक घटक दल है। आपको आवाज मिल रही है मैम? जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल, बोले। तो हम लोग निसंदेह एनडीए के एक मजबूत घटक दल हैं। एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जहां जिसकी स्थिति मजबूत होगी उस सीट पर संबंधित राजनीतिक दल को अपना सिंबल, अपना प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा और निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है। तो जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस विषय में कोई भी अधिकृत सूचना दी जाएगी तो आप लोगों को उसको भी हम लोग आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक उस सूचना को प्रसारित करेंगे। लेकिन हम तो लोगों की तैयारी चल रही है। अभी जिस तरह के बयान आपके सहयोगी दलों के द्वारा आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है? देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा है और निश्चित रूप से राजनीति में हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है और कहीं ना कहीं वो जनता में अपनी स्वीकार्यता को दिखाता है। आप देख रहे होंगे सहयोगी दल है, चाहे निषाद जी हो चाहे राजभर जी हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उनके विषय में तो उनके प्रवक्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि ही बयान देंगे कि किस स्थिति में उनके द्वारा बयान दिया गया। मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व करता हूं तो राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से आपको अवगत करा रहा हूं कि हमारी विचारधारा परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की है, जिसमें कहीं ना कहीं किसानों को, आम आवाम को मजबूती की बात की गई है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि आपकी बात से ये बात समझ में आ रही है कि
अभी वक्त है, अभी आप सोचेंगे कि आपको निषाद जी की रणनीति के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है, मतलब बीजेपी के साथ कितना एडजस्टमेंट करना है, जो कि सहयोगी दल के नाते करना होता है। अभी रणनीति समय के, भविष्य के गर्भ में है। निषाद जी के रास्ते पर भी जा सकते हैं, आप अपना रास्ता भी चुन सकते हैं, सब खुला हुआ है अभी। देखिए मीना जी, ये आप कह सकती हैं, मैं तो ये कहूंगा कि आज की डेट में हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और किसी भी निर्णय के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही समर्थ और सक्षम है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को जो निर्देश दिया जाएगा, आप निश्चित मान के चलिए हम लोग उस निर्देश के अनुपालन के लिए समर्थ भी हैं, सशक्त भी हैं और कहीं ना कहीं 100% उनके निर्णय के साथ हैं। अंकुर जी, जब एक गठबंधन में 5 दल होते हैं और एक दल के द्वारा इस तरह की बात जब की जाती है, तो दूसरे 4 दलों पे उसका क्या असर पड़ता है? आप लोग सोचते हैं पार्टी के भीतर रह के चिंतन मनन जरूर चलता रहता है राजनीतिक दलों में? मीना जी देखिए, चिंतन मनन प्रत्येक राजनीतिक दल में चलता है और उस चिंतन मनन के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तय होती है। परंतु केवल चिंतन मनन पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं होता है। चिंतन मनन होता है आम जनमानस की भावनाओं को लेकर, चिंतन मनन होता है एक सर्वस्वीकार सरकार की स्वीकारता को लेकर, चिंतन मनन होता है सरकारी नीति निर्देशों को आम जनमानस तक पहुंचाने का और सरकारी सुविधाओं को आम जनमानस के बीच में लेके जाने का, ताकि आम जनमानस का जीवन मनन निरंतर प्रगति की ओर, उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करें। तो हमारा उद्देश्य आज की डेट में केवल आम जनमानस की उत्तरोत्तर समृद्धि को लेकर है और जयंत जी भी निरंतर इसी चीज में इन्वॉल्व है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। पंचायत चुनाव निसंदेह किसी भी पार्टी के लिए एक बेस होता है। गांव निश्चित रूप से हम लोगों की पार्टी भी गांव की पार्टी कही जाती है और चौधरी चरण सिंह की तो विचारधारा ही गांव की पगडंडियों से निकल कर आई है, जो केंद्रीय नेतृत्व में हमारे और सर्वमान्य नेता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए हम लोग पंचायत चुनाव के लिए गंभीर हैं और पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए तत्पर भी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि इस संबंध में कोई भी निर्णय जो है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा और जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया जाता है आपको बताएंगे। अंकुर जी, अब ये बात तो आप चौथी बार बोल रहे हैं, अगले 10 मिनट में 2 बार आपसे और चर्चा होगी, तो आप इसको मत दोहराइएगा। ये तो तय है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि नेतृत्व तय करेगा। सभी जगह सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व के द्वारा ही तय किया जाता है, शीर्ष नेतृत्व ही फैसले लेता है। तो अब बात अशोक यादव जी, आपका शीर्ष नेतृत्व, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ मिलकर किस तरह की रणनीति बना रहा है पंचायत चुनाव को लेकर? एनडीए के घटक दलों के द्वारा जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसमें आप क्या देख पा रहे हैं अपने लिए? देखिए मीरा जी, इंडिया गठबंधन में जो गठबंधन था लोकसभा चुनाव को लेकर के, उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन बखूबी जारी है और एक बार नहीं कई बार कई मौकों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस बात को पब्लिक में बोला गया है। दूसरा सवाल है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो भी डिसीजन होगा हम लोग गठबंधन के हित में होगा। और तीसरी बात जो आपने एनडीए के संदर्भ में जो यहाँ पे चर्चा रखी है उसको लेकर के अगर देखा जाए तो लबोलुबाब यही है कि एनडीए एक तरह से डूबता हुआ जहाज हो गया, खास तौर से योगी सरकार और मोदी सरकार, क्योंकि जो ब्रांड बनी थी, जो ब्रांड, हर चीज देखिए ब्रांडिंग का होता है। अब जो ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी का जो फर्जी जो चेहरा बनाया गया था, इस चेहरे से नकाब उठ गया है और उसी का रिजल्ट रहा कि लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा ब्रांड भाजपा का था, ब्रांड मोदी, वो ब्रांड मोदी 3,27,000 वोट उनके कम हो गए, जो अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो दूसरों को क्या जितवाएंगे। जो व्यक्ति भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा वो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3,27,000 वोट कम हो गया, वो ब्रांड दूसरे को क्या जितवाएगा। और दूसरा ब्रांड योगी, उनका क्या स्थिति आपने देखा, 62 से 33 पे आ गए ब्रांड योगी। तो जो ब्रांड अपना खुद का चेहरा नहीं बचा पा रहा है, वो सहयोगी दलों को क्या बचाएगा। हाँ, सहयोगी दलों के मत्थे कुछ चीजें इनकी गिफ्ट हो जाएंगी, पड़ जाएंगी। जैसे अगर सहयोगी दल इनके ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं या बाकी जो इनके घटक दल हैं, अगर इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बिना मतलब का जो पीडीए का उत्पीड़न इनके मत्थे चढ़ेगा, बिना मतलब का, बिना कुछ किए इनका वो मैटर भी चढ़ेगा कि जो जीरो टॉलरेंस क्राइम एंड करप्शन, ये था ना इनका स्लोगन था भाई, जीरो करप्शन ऑन क्राइम एंड करप्शन, जीरो टॉलरेंस। अब इसकी हवा निकल गई। अब एक एक दिन में 24 घंटे में 14 मर्डर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जो आए दिन इस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में,
जो आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान लिखे जा रहे हैं योगी सरकार में। तो जो सरकार जीरो टॉलरेंस का नारा देती थी, वो जीरो टॉलरेंस की तो हवा निकल गई। उसके अलावा जो आपने देखा होगा कि अभिषेक प्रकाश जैसे आईएएस अधिकारी 5% कमीशन मांगते हुए पकड़े गए। इसके अलावा जो भी चीजें, पेपर लीक का मामला आप देख लीजिए। तो पूरी की पूरी योगी सरकार के साथ अगर हमारे सहयोग, इनके सहयोगी दल अगर चुनाव लड़ते हैं, तो वो सारी चीजें जो इनकी डीमेरिट्स हैं, जो इनके कुकृत्य हैं, जो इनके भ्रष्टाचार और तमाम जो नए नए इन्होंने कारनामे किए हैं, ये सारे उनको गिफ्ट में मिलेंगे। तो बेचारे क्यों जाएंगे फर्जी गिफ्ट लेने। और रहा सहा कसर जो योगी सरकार की जो प्राइवेट आर्मी, जिसको कि करणी सेना कहा जाता है, उसने इनका पूरा कर दिया। जिस तरह से आतंक जो सरकार के सतह पर इन्होंने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मचाया है, तो वो आतंक से भी जनता बहुत दुखी है। और वो जनता को इस बात को पता है मीना जी कि ये आतंक सरकार के सतह पर मचाया जा रहा है। जनता को ये भी पता है कि मॉब लिंचिंग सरकार और नेताओं के सतह पर की जा रही है, ताकि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा सके, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा सके। तो ये लोग, नेता लोग थर्मामीटर लिए रहते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय, ये लोग थर्मामीटर डाल डाल के चेक करते हैं कि देखो टेम्परेचर क्या चल रहा है। इनको लग रहा है कि अगर गठबंधन में गए तो जो रही सही इमेज है वो भी खत्म हो जाएगी। पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है। आप बताइए, आए दिन दलित समाज की बारात को कभी चप्पल पहन के नहीं जाने दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ के नहीं जाने दिया जाता। क्या कोई पीडीए का जो नेता है भाजपा के साथ गठबंधन में कभी बोला, या उसके बोलने का कोई असर हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जान रहे हैं लोग कि अगर भाजपा के साथ जाएंगे तो सारे जो उनके मतलब कुकृत्य हैं, सबको साथ में लेकर के हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा। जनता हमसे तो सवाल पूछेगी ही, उनके बारे में भी पूछेगी, भैया तुम सरकार में हो। और इस तरह अकेले जाएंगे तो हो सकता है कि एक पतली गली से निकलने का चांस मिल जाए। भैया वो तो देखो मुख्यमंत्री वो है, हमारी बात नहीं सुन रहे, इसलिए हम अकेले आए। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से वो लोग धीरे धीरे करके एक एक लोग अपना साथ छोड़ रहे हैं गठबंधन का। और 27 आते आते अब देखिए क्या हालत होती है मीना जी। जी, 27 तो अभी दूर है, अभी तो पहले पंचायत चुनाव की तैयारी कर लीजिए। उस चुनाव की तैयारी में आप लोग साथ जा पाएंगे, कितना जा पाएंगे? क्योंकि दिल्ली इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप लोगों का साथ किस तरह से आगे बढ़ा था। वो विधानसभा का चुनाव था, अब पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है और उसमें एनडीए के घटक दलों के द्वारा अभी से जिस तरह के सुर दिखाए जा रहे हैं। मानस श्रीवास्तव जी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस जी, इस वक्त निषाद द्वारा इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है? बीजेपी एनडीए के भीतर क्या कुछ चल रहा है? मानस जी, ये सवाल मेरा आपसे था कि दरअसल क्या कुछ चल रहा है एनडीए के भीतर, जो पंचायत चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी खुलकर सामने आ रही है? देखिए, दरअसल पंचायत चुनाव बहुत ग्रास रूट लेवल के चुनाव होते हैं और हर पार्टी ये सोचती है कि वो उसको अपने दम पर लड़े। उससे दो तरीके से फायदे होते हैं। एक तो ये कि बहुत ग्राउंड लेवल पर पार्टी का जो संगठन है वो भी खड़ा हो पाता है, एक्टिव हो पाता है, और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं। तो उनकी भी डिमांड होती है कि वो, उनको चूंकि पता है कि विधानसभा में उनको मौका नहीं मिल पाएगा, यहाँ तक कि नगर निकाय में भी उनको बहुत सीटें नहीं मिलेंगी, लिहाजा वो आमतौर पर पंचायत चुनाव पर फोकस करते हैं। और पंचायत चुनाव से पार्टी को भी फायदा होता है, इसीलिए। और इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी अहमियत नहीं है इसकी कि ये कहा जाए कि इससे इस पार्टी को बहुत नुकसान होगा, उस पार्टी को बहुत फायदा होगा। हर बार ये कहा जाता है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, सत्ता का सेमीफाइनल है। लेकिन अगर आप धरातल पर देखिए तो मीडिया में सजाने के लिए ये बेहतर एक लाइन हो सकती है कि सत्ता का सेमीफाइनल। दरअसल कोई सत्ता का सेमीफाइनल ये नहीं होता है। ये एक तरीके से संगठन को परखने की का एक तौर तरीका होता है कि आप बहुत ग्रास रूट लेवल पे लड़ रहे हैं, आप किसी प्रत्याशी को समर्थन देते हैं, और उससे एक तरीके से ये पता चल पाता है कि कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है, पार्टी की स्थिति क्या है, एक तरीके का उसका आकलन हो जाता है। दूसरा, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। निश्चित तौर पर जो कि पंचायत चुनाव इस देश की सबसे छोटी इकाई होती है, लिहाजा ये चुनाव हर सियासी दल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं इसमें एनडीए बिखर गया या इंडिया गठबंधन टूट गया, तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं होती है। अगर संजय निषाद कह रहे हैं कि वो अलग लड़ेंगे, अगर राजभर कह रहे हैं वो अलग लड़ेंगे, अगर अनुप्रिया पटेल कह रही कि वो पंचायत का चुनाव अलग लड़ेंगी,
तो इससे एनडीए के स्वरूप पे या उसके ढांचे पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक इस तरीके से अगर कांग्रेस अपने अगर लड़ती है या समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन के भविष्य पर कोई सवाल खड़ा हो जाए। मीडिया में डिबेट्स करने के लिए, अखबारों में खबर छापने के लिए एक बेहतर लाइन हो सकती है, एक बेहतर इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ईमानदारी से इसका आकलन करें तो हर बार ये कहा जाता है कि सत्ता का सेमीफाइनल होगा। अरे हर बार विधानसभा चुनाव से पहले देश उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होता है। कितनी बार कितने आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं कि जब कोई पार्टी कहती है कि नहीं हमारा सबसे ज्यादा हम पंचायत चुनाव जीत किया, उसके बाद वही पार्टी हार जाती है चुनाव। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। समाजवादी पार्टी के कितने सारे जिला पंचायत जीत करके आए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो उसमें क्या हाल हुआ। तो इसको बिल्कुल भी कतई भी सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर या इसको गठबंधन या टूट को लेकर के नहीं देखा जाना चाहिए। एक ईमानदार पत्रकार के तौर पर यह कहा जाना चाहिए कि एक तरीके से ये संगठन का एक आकलन करने का एक तरीका होता है कि आप ये देख पाते हैं कि आपके संगठन की पकड़ किस स्तर तक है, किस ग्रामीण लेवल तक आपके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है कि नहीं है, और जो आपका संगठन का जो जिसे कहते हैं कि सक्रियता कितनी है आम लोगों के बीच ग्रामीण अंचलों में, एक तरीके से उसका ये मापदंड होता है। उससे तय होता है कि आपका संगठन दरअसल जमीनी स्तर पर कितना मजबूत है। निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों में भी छोटे और बड़े दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने अपने अस्तित्व के लिए इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। और उन सब के लिए पंचायत चुनाव में तो कैंडिडेट जो खुद अपने बूथे कितने वोट लेकर आ पाता है, पार्टी से भी ज्यादा, ये उसकी ताकत पर निर्भर करता है। तो ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने जितने उनके छोटे बड़े मोहरे हैं उनको नापने आंकने का एक समय है ये। और ऐसे में अगर ये सत्ता और संगठन अपने अपने संगठन को मजबूत करने के कयास हैं, तो फिर इसमें इस तरह की बयानबाजियों की कितनी जगह बचती है मानस जी? देखिए, अब हर एक पार्टी स्वतंत्र है। अगर वो ये कहती है कि वो अलग चुनाव लड़ेगी तो इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि वो बगैर किसी सहारे के कितना उनके संगठन में उनकी ताकत है। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें गाहे बगाहे एक मौका जरूर मिलता है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब मान लीजिए सत्ता पक्ष के तीन बड़े साझेदार, प्रमुख साझेदार हैं, एक निषाद पार्टी है, एक अपना दल है, एक ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है। अब अगर ये कहा जाए कि ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रत्याशी को समर्थन कर रही होगी। हो सकता है कि उस इलाके में, जैसे निषाद पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर की वो बेल्ट है उसमें बहुत उनका प्रभाव है। ओम प्रकाश राजभर का मऊ, आजमगढ़, उन सब इलाकों में बड़ा बहुत प्रभाव है। इसी तरीके से अनुप्रिया पटेल का जो प्रतापगढ़ से लेकर के इलाहाबाद का जो पूरा एक रीजन है वहां पर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हो सकता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित भी कोई उम्मीदवार वहां पर तमाम जगह पे होंगे। कोई निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है, उनके भी कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी कि वो अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे। तो यहाँ पर एक टकराव की स्थिति हो सकती है, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर ये अभी नहीं कहा जा सकता। इसका उस तरीके से आकलन नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस को, उसको एक मौका जरूर मिलेगा एक जनता के बीच ये परसेप्शन बनाने का कि दरअसल ये इंडिया गठबंधन की, एनडीए की एक बहुत बड़ी टूट हो गई। पंचायत चुनाव में सब लोग अलग अलग लड़े और एनडीए अब एकजुट नहीं रहा। तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका विश्लेषण करेगी। वो भी कोशिश करेगी कि ऐसी सीटों पर जहां पर मान लीजिए उनके बहुत प्रमुख चेहरे, उनके पार्टी के कोई मजबूत कार्यकर्ता अगर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी इस बात की कोशिश करेंगे कि वहां पर उनके कम से कम सहयोगी दल के जो उम्मीदवार हैं या उनकी पार्टी के लोग वो वहां पर ना उतारे। तो आगे भी दूर की कौड़ी है, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, आप देख रही कि चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, तमाम अलग अलग मुद्दों पर वो अपने जनाधार को, अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए वो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमले किया करते हैं। और ये कोई नया भी नहीं है। क्या संविधान बचाओ यात्रा नहीं निकाल लेते निषाद पार्टी के संजय निषाद जी? क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी रैलियां नहीं कर रहे हैं? देखिए, इनके साथ क्या है कि ये एक छोटी सी पॉकेट के किसी अलग अलग इलाकों में इनकी अपनी राजनीति, एक जाति विशेष की। कोई अति पिछड़ों की बात करता है, कोई सिर्फ निषाद समुदाय की बात करता है, कोई पिछड़ों में भी कुर्मियों की बात करता है। तो ये अलग अलग वर्ग के, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यही तो 2014 के बाद से जो उनकी रणनीति जो बाद में कारगर साबित हुई, जिसको दूसरे भी दलों ने फॉलो किया,
वो यही तो थी कि जिन पार्टियों को इससे पहले संघर्ष करते एक बहुत लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। अब आज अनुप्रिया पटेल जहां पर बैठी हुई है, या पल्लवी पटेल जहां पर आज है, जिस स्थिति में, आप जो लोग पुराने पत्रकार होंगे या पुराने साथी होंगे, वो उस बात को बेहतर जानते होंगे कि इसके पीछे सोनेलाल पटेल ने किस तरीके का संघर्ष किया। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत लंबे समय तक से उनको जानता था, उनके उनके तमाम कार्यक्रमों को उस दौर में भी कवर किया जिस समय अतीक अहमद आकर के दारुल सफा के ए ब्लॉक में आकर के जमीन में पलथी मार के बैठा करते थे, और सोनेलाल पटेल उस पार्टी की बैठक दिया करते थे। मैं तब से उनको जान रहा हूं, तो क्या इतने संघर्ष के बाद उस मुकाम तक पहुंच पाए? क्योंकि उस माइक्रो लेवल पर कभी किसी सियासी दल ने सोचा भी नहीं कि इनका हम किसी एक खास पॉकेट में इनका इस्तेमाल करके हम अपनी 2 या 3 सीटें बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रयोग को किया। जब वो ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर के आए, तो लोगों ने कहा कि ये कौन है? बहुत सारे लोग उनको इस अवध के इलाके में जानते भी नहीं थे। निषाद पार्टी को बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, उनकी एक सीमा थी, गोरखपुर बेल्ट तक वहां पर वो सीमित थे। लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया, यही उन्होंने प्रयोग किया अनुप्रिया पटेल के साथ, कि जानते थे कि उस पूरे इलाके में कुर्मी बिरादरी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो अगर इनको साथ ले लेंगे तो इस इलाके के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी मदद करेगा। तो एक तरीके से ये इन तमाम सियासी दलों के लिए भी बेहद जरूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके पिछलग्गू बन के ना रहे, उनका अपना वजूद कायम रहे। लिहाजा वो लोग पंचायत चुनाव में अलग लड़ने की बात कर रहे हैं, इसको इस तरीके से समझिए। जी जी, रोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी थी, और कांग्रेस पार्टी जिसका लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जनाधार रहा, आज हाशिए पर है। कांग्रेस पार्टी की पंचायत चुनाव में अकेले जाकर अपने एक प्रयोगशाला के रूप में और अपनी ताकत को आजमाने के रूप में इस चुनाव को देखना चाहेगी, इसकी तैयारी कर रही है, या फिर समाजवादी के पार्टी के साथ मिलकर ही आप उसको इस चुनाव को एनडीए को शिकस्त देने के लिए मैदान में आएंगे? मैम, जब हमने अपनी बात कही थी उसके आखिरी में हमने ज़रूर कहा था कि हम और समाजवादी पार्टी एक पेज पर हैं। हम लोगों के उद्देश्य एक है, मकसद एक है। हमारा मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, देश बचाने और संविधान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ये पंचायत चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, इंडिया गठबंधन उसी तरह से साथ में खड़ा रहेगा। अगले निर्देश तक जब तक बताया नहीं जाता हाईकमान तक, तब तक हम सारे लोग ये पंचायत चुनाव को ले कोई टिप्पणी भी हमारे पास करने के लिए अभी कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए भी कि क्या उस पे करा जाएगा। हाँ, ये है कि संजय निषाद जी ने और राजभर जी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया बयान देके, लेकिन ये जैसा कि हमेशा वो करते भी रहे हैं, आप हम सब जानते ही हैं। तो लेकिन आप एक चीज़ मीना जी, हम जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे सेकंड टेन्योर में, तो योगी आदित्यनाथ जी के पास फर्स्ट टेन्योर की तुलना में सेकंड टेन्योर में उनको बैलेंस करने के लिए केशव जी और ब्रजेश पाठक जी और कई लोगों को तैयार किया गया, मजबूत लोग उनके अगल-बगल लगाए गए। लेकिन जिस दिन जाति जनगणना का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया, योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिटिक्स उन्होंने उस दिन खत्म कर दी। ये ये आप देख रहे हैं, जो राजभर या फिर निषाद जी या और लोग जो बोल रहे हैं, ये उसी क्रम का है। वो जब वो आफ्टर शॉक वेव है, ये होके रहेगी। जिस दिन जाति जनगणना का परिणाम आएगा, उस दिन उत्तर प्रदेश राजनीति बदल जाएगी। तो ये सब पहले से अपने-अपने पोजीशन लेने की तैयारी करना, कि अपना शेयर बढ़ाने का तैयारी करने जैसी बात है। बाकी अब राजनीति की बुराई है या हमारी सोशियोलॉजी की बुराई है कि हम लोग जब जातियां जब इतना जिस तरह से संगठित हैं, वो वोटिंग पैटर्न भी उनका उसी तरह से कुछ मिलता है। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि इसलिए जातियों की पार्टियां तैयार हो जाती, जो क्षेत्र विशेष पॉकेट में ही एक्टिव है। राजभर जी की पार्टी तो डेढ़ जिले की है पार्टी, निषाद जी की पार्टी दो ढाई जिले की, उसमें और क्या है। लेकिन अब देखिए ना कि दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। दोनों लोग मंत्री हैं, उनके लोग सारी चीज़ें, मतलब अब क्या ही मैं बोलूँ? तो अब जिस तरह से ठेकेदार व्यवस्था लागू करी गई भारतीय राजनीति में, उसी का ही परिणाम है ये हो रहा है। और रही बात पंचायत चुनाव की, तो हम और आप एक चीज़ तो मानते हैं कि जनता सबसे समझदार है।
अगर जनता मुश्किल के दौर से गुजर रही होगी, मार्केट में परेशानी है, लोगों की महँगाई बढ़ी है, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, तो उसका असर पोलिंग में भी दिखना चाहिए। हम लोग जिन चीज़ों को रोज़ जानते हैं, बात करते हैं, जिनको सच मानते हैं, जो कि हैं भी, सरकारी आंकड़े हैं, वो रिफ्लेक्ट हो वोटिंग पैटर्न में, ये तो भी तो देखिए। आपके मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सियासत को कमजोर करने का प्रयास जो बीजेपी के दूसरे धड़े के द्वारा किया जा रहा है, उसका हिस्सा भर, उसका क्रम अगला जो सिलसिलेवार तरीके से पहले जातिगत जनगणना, उसके बाद सहयोगी घटक दलों का इस तरह से किनारे होना, लेकिन उससे बीजेपी को हासिल क्या होगा अशोक यादव जी? देखिए, बीजेपी बीजेपी में टकराहट चल रही है, वही मतलब शीर्ष नेतृत्व के सामने, मोदी जी, शाह जी के सामने कोई पैरेलल नेता नहीं खड़ा होना चाहिए। ये उनकी आरएसएस या बीजेपी की अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स है। उस क्रम में कोई भी अगर नेता अगर जायंट फेज में उभर के आता है तो इन लोगों के लिए थ्रेट्स होता है। अभी इनके इंटरनल पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, उससे हमें नहीं लेना देना है। हमको ये लेना देना है कि जिस उद्देश्य के लिए जनता ने इन लोगों को चुना था, वो उद्देश्य निष्फल साबित हुए। कहीं अगर 10% भी जो बातें इन लोगों ने किए थे, अगर वो पूरा किए होते तो आज इस तरह से फेस सेविंग नहीं करना पड़ता उनको, या इनके सहयोगी दलों द्वारा उनको इग्नोर नहीं किया जाता। वो जान रहे हैं सहयोगी दल वाले कि समस्या है, और अभी माने जी ने बहुत सारा एनालिसिस किया, लेकिन सवाल यह है कि अगर पंचायत चुनाव, मीना जी प्रैक्टिकली बात मैं कर रहा हूं कि अगर एक सीट पर, जिला पंचायत का मान लीजिए सीट है, उस पर सुहेलदेव पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रत्याशी अगर आमने सामने हैं, तो सुहेलदेव वाले क्या कहेंगे भाजपा के बारे में और भाजपा क्या कहेगी सुहेलदेव के बारे में? तो सवाल तो है, जो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, अगर इस तरह की मैसेजिंग जाएगी जनता के बीच तो उसका इम्पैक्ट आगामी 2027 का चुनाव है, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सवाल है। और दूसरी बात कि अगर साथ जाते हैं, अगर मान लीजिए सहयोगी दल साथ जाते हैं, तो जो इसके पहले मैंने कहा वो सारे इनके जो किए हुए गलत काम है, वो सारे काम का ठीकरा भी इनको लेके जाना पड़ेगा। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो ये सहयोगी दल न उनको भाजपा को उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब इनको एक सेफ पैसेज आया कि चलो किसी तरह से इज्जत बचा के अपना अलग अलग चुनाव लड़ लो, जो भी, इससे तो कोई सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, चुनाव लड़के किसी तरह से अपना इज्जत बचाओ, 2027 में देखा जाएगा। 2027 की स्थिति यह है कि जो स्थिति आज वर्तमान दौर में चल रही होगी सरकार की, उस स्थिति के हिसाब से अगर सर्वे करा लिया जाए तो इनके बहुमत से काफी दूर लोग रहेंगे, क्योंकि कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इनके साथ सहयोगी है। मुस्कुराहट जी के चेहरे पर दिख रही है, बड़ी असहमति उनकी मुस्कुराहट में है। अंकुर जी। मीना जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों का बहुत अनुभव है कि गठबंधन में टकराहट क्या होती है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त कितनी बढ़िया टकराहट आई थी। एक पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि बैठे हैं, तो कांग्रेस के ही प्रतिनिधि महोदय, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा, आप लोग खुद समझदार है, किन्ने कहा था ये अखिलेश बखलेश, कौन बड़े नेता कौन छोटे नेता। ये गठबंधन, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये उन्हीं की पार्टी की भाषा शैली थी भाई, ये हम लोगों की भाषा शैली नहीं थी। अच्छा, इसके बाद मजेदार बात देखिए, इंडिया गठबंधन, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इन लोग अपनी जुबान पे इंडिया शब्द नाम कैसे ले आते हैं। दिल्ली में चुनाव हुआ, आप भी तो इंडिया गठबंधन का पार्ट था ना, वहां पे कांग्रेस नजर आई ना वहां पे समाजवादी पार्टी नजर आई। पंजाब में भी यही स्थिति हुई और उत्तर प्रदेश में भी माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मतलब मेन शीर्षक नेता हैं और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में पार्टिसिपेट करके जिला पंचायत में जा रहा है? भाई, उनने तो खुद ही ये बात कही थी कि हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं है। यह माननीय अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है, मेरा तो स्टेटमेंट नहीं है। और उसके बाद आप हास्यास्पद स्थिति में आप एनडीए के घटक दलों पर आक्षेप कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप क्या, तो जब आपका केंद्रीय नेतृत्व, पता नहीं कैसे आप ये बात बोल सकते हैं, आपका केंद्रीय नेतृत्व इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नाम का कोई चीज नहीं है। और आप सम्मानित चैनल पे बैठ के, जिसको लाखों दर्शक देख रहे हैं, आप झूठ की चाशनी परोस रहे हैं। जनता जानती है, जनता को ये बखूबी पता है कि आप लोगों के पास ना मुद्दे हैं ना, और आपका नेतृत्व भी मुद्दाहीन, और आप लोग भी डिबेट में बैठ के मुद्देहीन बात को कर रहे हैं। अगर एनडीए ने कार्य ना किया होता तो आप बताइए
केंद्र में भी हमारी वापसी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हमारी वापसी हुई। आप जिस जातिगत फार्मूले की बात करते हैं वो जातिगत फार्मूला भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र सरकार के द्वारा उस जातिगत जनगणना को लेकर बात की गई। तो सारे काम तो जनता के फेवर के हमारा राजनीतिक दल, हमारा गठबंधन, हमारी एनडीए सरकार कर रही है। और आप कह रहे हो जातिगत जनगणना, आप कह रहे हो कि एनडीए में फूट। भाई साहब, एनडीए में फूट नहीं है। आप तो इस तलाश में बैठे हुए हो कि किसी तरीके से फूट पड़े तो हमको कुछ मिले। आप तो वो न्यूटन वाली कहावत को साबित करना चाहते हो कि सेब गिरेगा तो जमीन पे ही आएगा तो हमें मिल जाएगा। अगर किसी भाग्यवश सरकार बनेगी तो बनेगी, नहीं तो कांग्रेस तो विपक्ष में बैठा ही है। देश की, उसको भारत की सेना पे भी राजनीति करनी है, उसको भारत की राजनीति पे भी राजनीति करनी है। हर मुद्दे पे विपक्षहीन राजनीति करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें हर राजनीतिक दल और खास करके छोटे राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने का जो प्रयास करते हैं, उसी में निषाद के स्टेटमेंट को समझा जाना चाहिए और उसी में जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी बार्गेन करने की कैपेसिटी आने वाले दिनों में कितनी बीजेपी के साथ बढ़ जाती है, इस रूप में देखा जाना चाहिए। यही हाल इंडिया गठबंधन में भी होता दिखेगा आने वाले समय में। हालांकि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मिलकर एक होकर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और सत्ता पक्ष को बड़ी इस वक्त जो है चुनौती देंगे। तो काफी दिलचस्प पंचायत चुनाव का माहौल आपने इससे पहले शायद 2025 से पहले कभी नहीं देखा होगा कि पंचायत चुनावों पर इतनी चर्चाएं शुरू हो जाएं। लेकिन यही बदलते समय की निशानी है और यही समय का तकाजा भी। तो न्यूज़ 24 पर आप लगातार हमारे साथ अपडेट्स देखते रहिए। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।